नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में अब एक ही एजेंसी कराएगी अधीनस्थ भर्ती परीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। सीईटी में प्राप्त अंक 3 साल तक के लिए होंगे वैध। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों की व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती कोविड के मरीजों से की बातचीत। देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में आज रात से भारी बारिश की चेतावनी। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। और 4 दिसंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रियों के लिए ई पास और 72 घंटे पहले कोविड का पीसीआर टेस्ट कराना होगा अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के गठन को मंजूरी दी गई। अब यही एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों में समूह ख और ग के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करेगी। वर्तमान में इन पदों की भर्ती के लिए 20 अलग अलग एजेंसियां परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। इनमें सालाना 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एनआरए के एक बहु एजेंसी निकाय होगी। इस फैसले के बाद 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। उम्मीदवार के लिए सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। This is a revolutionary and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. This is a reform which will bring in ease of recruitment, ease of selection, ease of job placement and thereby ease of living. It will be a saving on the state exchequer. It will be saving on the personal cost and it will be a huge convenience. So in other words, it is a combination of convenience and cost effectiveness. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए आगामी अक्टूबर से गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में 10 रुपए की वृद्धि करने का भी फैसला किया है। अब ये 285 रुपए प्रति क्विंटल होगा। Rate for the fair price or the remunerative prices for the 1 crore farmers who produce sugarcane have been increased to 285 per quintal. They are also getting good price for their ethanol. Last year, 190 crore liters of ethanol was purchased by government at the highest rate of 60 rupees, nearly 60 rupees. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स और वहां भर्ती कोविड के मरीजों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, कोविड से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए डॉक्टर कठिन परिस्थितियों में पूरे सेवा भाव से मरीजों का उपचार कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना ने मुख्यमंत्री को बताया कि अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। 33 मरीज अभी आईसीयू में हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, कोटद्वार बेस अस्पताल, हरिद्वार मेला अस्पताल और चमोली अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से भी मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस मौके पर जानकारी दी कि सैंपल टेस्टिंग को और बढ़ाया जा रहा है।
नैनीताल जेल के कंटेनमेंट जोन से हटने के बाद 130 कैदियों को जांच के बाद हल्द्वानी जेल में भेज दिया गया है। नैनीताल जेल को नए बंदियों के लिए खाली किया गया है। जेलर मनोज कुमार आर्या ने बताया कि नैनीताल जेल को बीती 31 जुलाई को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसके बाद से यहां किसी कैदी को नहीं लाया गया। 17 अगस्त को जेल को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया गया। जेल में 130 कैदी थे, जिनमें से 3 को रिहा कर दिया गया है, जबकि किचन में काम करने वाले 4 कैदियों को अभी जेल में ही रखा गया है। शेष 123 कैदियों को हल्द्वानी भेजा गया। जिला कारागार नैनीताल को कोरोना प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर घोषित किया गया था और जो भी नई आमद थी वो उस प्रिवेंशन सेंटर डिटेंशन सेंटर में दाखिल की जा रही थी। लेकिन लास्ट मंथ उस डिटेंशन सेंटर में भी कुछ कोरोना पॉजिटिव बंदी पाए गए थे, तो इसलिए उसको जो है कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहाँ से आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। अब जो है परसों 17 तारीख को कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया गया है और इसलिए जो है वहाँ के बंदियों को हल्द्वानी ट्रांसफ़र किया जा चुका है और अब जो भी नई आमद है, जो भी नए बंदी जेल में दाखिल होंगे वो कोरोना प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर जिला कारागार नैनीताल में ही दाखिल होंगे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। राजधानी देहरादून में भी तड़के से ही बारिश का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग ने आज रात से कल सुबह तक देहरादून शहर में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। प्रदेश के पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली समेत अन्य जिलों में भी आज रात और कल भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज 19 और 20 तारीख ये जो 2 दिन हैं, इसमें अच्छी बारिश प्रदेश में वो जारी है और ये 2 दिनों में जहाँ हल्की से मध्यम बारिश सभी जगहों में मिलने वाली है, उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन से वो भी कहीं कहीं पर प्रदेश में आज और कल वो मिलने वाली है। इसमें खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन की बिल्कुल संभावना है आज भी और कल में भी। देहरादून की अगर बात करें, सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, देहरादून सिटी की, तो इसमें भी जो आज रात के या लेट नाइट से लेके और कल 20 के जो है नून आवर्स तक जो मैं कहूँगा या थोड़ा आफ्टरनून तक भी चले जाएंगे, तो इसके दौरान अच्छी बारिश मिलने वाली और फिर से आपको जो हैवी या वेरी हैवी रेन है वो देखने को मिलेगी। हमारी छोटी जो नदियाँ हैं उसमें पानी बढ़ेगा, तो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होंगी ज़रूर। और इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलेगी। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे वो हरिद्वार है या फिर आप कह सकते हैं उधर नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है कहीं कहीं पर भारी बारिश जो है आजकल में वो मिलने वाली है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शेरसी, रामनगर, फाटा समेत कई स्थानों व गांव में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई जगह नदी नालों में बने पुलों के टूटकर बहने की भी सूचना है। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगह बंद हो गया है। कल रात भारी बारिश से फाटा के क्षेत्र में और विशेष रूप से फाटा लोकल में और तरसाली और जामू विलेज में कुछ नुकसान की घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। देर रात सुबह ही डीडीआरएफ की टीम संबंधित एसडीएम तहसील और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको फाटा के लिए रवाना कर दिया गया था। वर्तमान में राजस्व की टीम फाटा में पहुंच गई है। सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया है। किसी प्रकार की जनहानि, पशु हानि अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। जामू गांव में कुछ गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, जिनकी अनुमन्य सहायता की कार्रवाई अभी वर्तमान में की जा रही है। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश से गंगोत्री हाईवे समेत कई जगह जलभराव हो गया। टिहरी जिले में भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग बंद होने की भी सूचना है।
सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर वर्ष मई महीने में खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण ये देरी से खुल रहे हैं। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से विचार विमर्श के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा 4 सितंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर उत्तराखंड के बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड का PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट से ई-पास लेकर ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी, मास्क पहनने और कोविड के सभी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार ने देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड के शकुंतला रानी सरदारी मैटरनिटी और कैंसर चिकित्सालय के निर्माण के लिए 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। ये धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक को उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल के निर्माण को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि हर्रावाला क्षेत्र में सुविधा युक्त अस्पताल की जरूरत थी। इससे काफी बड़े क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सचिव अमित नेगी ने बताया कि हर्रावाला में जीवन ज्योति कैंसर हॉस्पिटल ट्रस्ट से स्वास्थ्य विभाग को मिली भूमि पर यह 300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। इस पर 106 करोड़ 84 लाख 70 हजार रुपए की लागत का अनुमान है। इसमें से 97 करोड़ 60 लाख की धनराशि केंद्र सरकार से मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में रोज निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाने की योजना को सरकार अब रुड़की समेत प्रदेश के 6 शहरों में लागू करेगी। शहरी विकास विभाग के अधिकारी योजना तैयार कर रहे हैं। राज्य पर्यावरण रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में खेतों से निकलने वाले पराली आदि के साथ ही निकाय क्षेत्रों में एकत्र होने वाले कचरे से 300 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। प्रदेश में उद्योगों व खेतों से 200 लाख टन कचरा निकलता है। सरकार की कोशिश इस कचरे का उपयोग करने की है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि रुड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर और कोटद्वार में भी इस तरह के प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मदद से हरिद्वार में बायोगैस प्लांट लगाने की भी योजना है। कौशिक ने कहा कि निकायों को कहा गया है कि वे कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि और उद्यान विभाग को छटा हुआ कचरा देकर अपने लिए नया आय का स्रोत भी विकसित करें। ये सही है कि हमने पिछले 2-3 साल में जैसा डोर टू डोर कलेक्शन है, जैसा हमने शहरों के क्षेत्र में सेग्रीगेशन है, ये सब काम तो हमने शुरुआत की है, लेकिन बड़ा काम है। हमें जो लेगेसी हमारा कूड़ा है वो भी 26 लाख मीट्रिक टन है। आज उस सारे को भी हमें निस्तारित करना है। पर डे जो कूड़ा हो रहा है उसको भी करना है। हमने सारे जो छोटे निकायों में कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अब नए में भी हम जा रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी हम रुड़की जा रहे हैं और इत्यादि कहीं जा रहे हैं। देखते हैं अभी इसमें सफलता तो मिलेगी। आज जो सर्वेक्षण स्वच्छता का हुआ उसमें हमने अच्छा किया है। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना पौड़ी के अंतर्गत ग्रोथ सेंटर अमोठा पाठीसेण में क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को मशरूम उत्पादन, अचार, स्थानीय फलों का जूस, पपीता आदि की चटनी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं का कहना है कि वे अपना कुटीर उद्योग शुरू करेंगी और खेती-बाड़ी के साथ-साथ अचार, जूस इत्यादि भी बेचेंगी, जिससे उनकी आर्थिकी में मजबूती आएगी। कृषि और पशुपालन के अलावा जो टाइम महिलाओं पे बच जाता है उसका एक तो टाइम का सदुपयोग हो जाता है, ऊपर से उनके आय वृद्धि कार्यक्रम हो जाता है, उसमें आय दुगनी हो जाती है और उनका समय और वो लोकल जो सब्जियां और फल बेकार जाते हैं उनका सदुपयोग हो जाता है। सर, हमें अचार बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम अचार बनाना सीख रहे हैं और आज हमें जूस बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। हम गुरु सेंटर में फलों जूस बनाना चाह, नींबू को बेल अन्य जूस बना चले। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में अब एक ही एजेंसी कराएगी अधीनस्थ भर्ती परीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। सीईटी में प्राप्त अंक 3 साल तक के लिए होंगे वैध।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों की व्यवस्थाओं के लिए जानकारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए अस्पतालों में भर्ती कोविड के मरीजों से की बातचीत। देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में आज रात से भारी बारिश की चेतावनी। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। और 4 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रियों के लिए ई पास और 72 घंटे पहले कोविड का PCR टेस्ट कराना होगा अनिवार्य। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।